हेलो दोस्तों, एमबी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका इस सामान्य विज्ञान की सीरीज़ में स्वागत है। मैं मोहित पासवान और अभी हम जो फ़िलहाल इसमें पढ़ रहे हैं वो यूनिट 3 फिज़िक्स की, जिसमें ध्वनि नामक जो ये इकाई है इसके हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज है लेक्चर नंबर 20 और ये इस यूनिट का आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी 55 क्वेश्चन इस वाली यूनिट 3 में हो चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 56 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 56। अगर किसी ने लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले जाके उन्हें देखें, क्योंकि जब आप एक कंटिन्यू वे में पढ़ाई करते हैं तभी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। अगर आप जैसे कोई भी क्लास अगर बीच में उसे ज्वाइन करके समझने की कोशिश करेंगे तो उससे उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो प्रश्न है कि अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। मतलब किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए डॉपलर ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी सेबिन ने, ऑप्शन सी लाप्लास ने। तो पहले ये अनुरणन काल और हॉल, ये दो वर्ड आपको थोड़े और टाइप के लग रहे होंगे, तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो अनुरणन काल वो काल होता है, यानी कि वो टाइम पीरियड होता है कि जैसे अगर किसी रूम में हम कुछ बोलते हैं तो वो कितनी देर तक गूंजता है, तो उसको अनुरणन काल कहते हैं। गूंजता क्यों? क्योंकि जो हम बोलते हैं तो हमारे जो ध्वनि तरंगे हैं, जो साउंड वेव्स हैं, वो जाके किसी चीज़ से टकराती हैं, दीवारों से, और फिर वापस लौटती हैं, फिर किसी दीवार से टकराती हैं तो फिर दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो कम होती चली जाती है। धीरे धीरे वो जो गूंजना है वो कम हो जाता है। जैसे हम कुछ बोलते हैं स्टार्टिंग में गूंजेगा लेकिन वो फिर शांत हो जाएगा, तो इसी को अनुरणन काल कहते हैं। न कितनी देर तक वो गूंजेगा। तथा हाल के आयतन, ये हाल का आयतन आप ऐसे समझ सकते हैं या कमरे का आयतन है या कुछ भी चीज़ है, या हॉल का एग्जाम्पल दे दिया आपको, हॉल शब्द यूज कर दिया। वैसे हम अगर ये एक कमरे के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया तो भी ये सही होगा। तो ये थे, इन वैज्ञानिक का नाम था सेबिन, ये सेबिन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 57 की गूंजहीन हॉल यानी कि डेड हॉल का अनुरणन काल होता है। यानी कि एक डेड हॉल है, डेड हॉल का मतलब वो होता है जिसमें आवाज़ गूंजती ही नहीं है, तो उसमें अनुरणन काल क्या होगा? ऑप्शन ए 0 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड, ऑप्शन सी 1.8 सेकेंड, ऑप्शन डी 8 सेकेंड। तो अगर किसी हॉल में आवाज़ गूंज ही नहीं रही है तो सीधा सा मतलब है जो इसका अनुरणन काल है वो शून्य ही होगा, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल भी नहीं गूंज रही। तो इसका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि अगर कोई सेना की टुकड़ी है और वो किसी पुल के ऊपर से गुजर रही है तो सैनिकों को, जो ज़्यादातर यूजुअली क्या होते हैं, सैनिक सभी अपने स्टेप टू स्टेप मैच करके चलते हैं, अपने कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से मना किया जाता है। तो उसका क्या रीज़न है? ऑप्शन ए दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, ऑप्शन बी पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। यानी कि जो फुट स्टेप होते हैं उसकी वजह से जो अनुनाद है वो उत्पन्न हो जाता है और उससे पुल के टूटने का क्या खतरा रहता है। अनुनाद को अगर इंग्लिश मीनिंग में हम समझें तो इसको क्या बोलेंगे? रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के कारण ऐसा होता है, जो पैरों की जो ध्वनि उत्पन्न होगी कदम मिलाने से, तो उसे अब रिजोनेंस यानी कि अनुनाद को समझे तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब दो या दो से अधिक आवृत्ति वाली तरंगें आपस में मैच करती हैं, मिलती हैं, तो उससे क्या है कि जो तरंग कंपन करते हैं उनका जो आयाम है, जो उनका एम्पलीट्यूड है, वो बहुत बढ़ जाता है। और जब वो ज़्यादा आयाम, अधिक एम्पलीट्यूड पे कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं वो पार्टिकल्स, तो उससे क्या है कि पुल के टूटने का खतरा बन जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है?
तो आपने देखा होगा कि रेडियो में एक नॉब होता है, नॉब उसको घुमाने से क्या है कि हम चैनल बदल सकते हैं, अगर उसे घुमाएंगे तो चैनल बदलते रहते हैं। तो उसके द्वारा हम क्या है विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुन सकते हैं। कभी रेडियो FM 9.5 पे लगा देते हैं वन, और आप सुन रहे हैं 92, 90 ऐसे करके बहुत सारे चैनल होते हैं, तो हम वो मैच कराते हैं। तो यह किसकी वजह से संभव है, किस कारण से पॉसिबल है? ऑप्शन ए अनुनाद के कारण, ऑप्शन बी विस्पंद के कारण, ऑप्शन सी व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुनाद के कारण। अनुनाद के ही कारण यानी कि रिजोनेंस के कारण ही ऐसा पॉसिबल होता है कि जब हमारे जो रेडियो का रिसीवर है उसका और जहाँ स्टेशन से वो कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं उसकी जब फ्रीक्वेंसी पैच करा देते हैं तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण हम उसको सुन पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांचें या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? तो इसका रीजन भी अनुनाद ही है, क्योंकि जो जब अधिक आयाम यानी कि हाई एम्पलीट्यूड पे कंपन करेंगे तो टूटने का डर बन जाता है, यानी कि टूटने की स्थिति बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है तो वैसे वैसे हम एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी अनुनाद, ऑप्शन डी परावर्तन। तो आपने देखा होगा जब यहाँ सुराही की जगह आप भले ही एक एग्जांपल ले लो, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो जैसे बाल्टी से ऊपर से पानी डालते हैं तो उसमें से क्या एक आवाज़ निकलती है इस टाइप की, CTC टाइप की। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न भी अनुनाद ही है, ऑप्शन सी, जिसकी वजह से वो स्पेशल टाइप की जो साउंड है वो जनरेट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था फ्रीक्वेंसी मैच करवाने वाला या चैनल मैच करना, तो इसका भी रीजन हो गया ऑप्शन बी अनुनाद, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है कि जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी अनुनाद। इसका कहने का मतलब है कि अगर दो लाउड स्पीकर कहीं बजाए गए हैं तो ऐसी किसी एक लोकेशन पर जहाँ कोई बैठा है व्यक्ति, उसको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो ये किस वजह से हो सकता है? इसमें कंडीशन दी हुई है कि दो लाउड स्पीकर, अगर एक नहीं है, एक होता तो हम समझ लेते कि वहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही हो, लेकिन अगर दो लाउड स्पीकर की बात की तो इसका रीज़न क्या है? तो जो इसका रीज़न है वो है व्यतिकरण। व्यतिकरण की घटना के कारण होता है ऐसा, इंटरफियरेंस के कारण। इंग्लिश में इसे इंटरफियरेंस बोले हैं। क्या होता है कि दो स्पीकर हैं और दोनों की जब ध्वनि तरंगें निकलती हैं और जब वो आपस में मिलती हैं यानी कि इंटरफेयर करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो उससे क्या या तो उनकी जो आवृत्ति है वो अधिक हो जाती है या कम हो जाती है या बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो अगर जो तीसरी वाली कंडीशन है शून्य होगी तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैं आपको यहाँ एक डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ समझ में आ जाए जो भी है। और अगर किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर ट्विस्ट करके पूछे तो आप उसका आंसर करने में कैपेबल रहें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा है कि समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस कारण निर्मित होते हैं? क्वेश्चन आपको पढ़ने में अलग लग रहा होगा, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था सेम वही कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा फील्ड आ गया, एक ऐसा जोन आ गया जिसे नीरव क्षेत्र का है नाम दिया साइलेंस जोन का, कि वहाँ पे वो जो सायरन की आवाज़ है वो नहीं पहुँच पा रही है। तो ये किस कारण होता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा होता है। अगर आपने यहाँ पे एक लाइट हाउस नाम का एक नया टर्म सुना है, तो लाइट हाउस क्या होते हैं कि जो पानी के जहाज़ होते हैं, शिप्स होते हैं, तो उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए कि किस दिशा में जा रहे हैं, उसके लिए क्या है कि एक बहुत ऊंचाई वाले स्थान बनाए जाते हैं, हाइट पे लाइट लगा दी जाती है
जिससे क्या है कि जहाज़ों को पता चल जाता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी विवर्तन। तो इसमें क्या कहना से पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि जैसे हम इस रूम में बैठे हैं और कोई व्यक्ति दूसरे रूम में बैठे हैं और वो दोनों व्यक्ति दूसरे रूम में बैठे बातचीत कर रहे हैं, हम उनको देख तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। तो ऐसा किस कारण से पॉसिबल है? परावर्तन के, अपवर्तन के, या व्यतिकरण के, या विवर्तन के? तो ऐसा पॉसिबल है ध्वनि के विवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर विवर्तन को इंग्लिश में समझें तो इसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। मैं नाम भी लिख देता हूँ, DIFFRACTION, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। अब डिफ्रैक्शन होता क्या है जो बता देता हूँ मैं, कि जैसे हमने कुछ बोला तो जो साउंड वेव्स हैं, वो ध्वनि तरंगें वो निकलती हैं और वो किसी जैसे दीवार है या किसी भी चीज़ से टकराती हैं। टकरा के जो उसके किनारे होते हैं उनसे उनकी दिशा टकरा के बदल जाती है और वो दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार जो ध्वनि तरंगें हैं वो गति करती हुई, टकराती हुई, जो बीच में भी बाधाएं या ऑब्स्टिकल आते हैं वो दूसरे रूम तक पहुंच जाती हैं, जबकि प्रकाश तरंगों में ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं देख पाते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। यानी कि कोई भी जो ध्वनि सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? तो हमने आपको डॉपलर इफेक्ट बताया, तो ये उसी की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन ए ध्वनि से, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी मुद्रा प्रचलन। तो ये तो आपको बिल्कुल रट ही गया होगा, तो क्योंकि ध्वनि से ही संबंधित है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर साउंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पास आती हुई गाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये भी डॉपलर प्रभाव के ही कारण होता है, डॉपलर इफेक्ट के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यह है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ये कथन गलत है। और कथन 2 है कि ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में तुर्गामी होती हैं। तो ध्वनि जो है शैलों में कहीं भी तो वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ही क्या है चलती हैं। अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूड वेव्स, ठीक है। और जो अनुप्रस्थ होती हैं उनको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड वेव्स के रूप में चलती हैं। इसके बाद तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना, इसमें कौन सा सही है। तो इसमें कथन केवल 2 सही है और कथन 1 गलत है। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा है कि समुद्र तल के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। तो ये कथन कह रहा है कि जैसे कोई जहाज़ है, ठीक है, अगर वो समुद्र तल के निकट जा रहा है तब उसकी चाल, और अगर वो 15 किलोमीटर ऊंचाई पर जा रहा है तब उसकी चाल उससे 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद अधिक हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो चाल का ऊंचाई से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि जो ऊंचाई है वो चाल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो इसका जो कथन है वो गलत हो गया। इसके बाद कारण दिया है इसमें ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो ये सही है, इसका जो कारण है कि ताप पर जो है डिपेंड करती है। तो इसका सही कूट क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें क्या होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा गया है कि 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम भी कहते हैं। तो ये स्वरग्राम कुछ नहीं है कि साउंड इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे आपने वीणा सुना होगा, वीणा में क्या होता है, तार बंधे होते हैं 4, जिनसे आवाज़ें निकाली जाती हैं।
ठीक है। तो इसे 7 आवृत्तियों वाला होता है, तो इसे उसी से आप समझ सकते हैं। और तो ये क्या है, ये पहला वाला तो सही है। इसके बाद दूसरा है कि स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है, तो जबकि ये नहीं है, ये इसमें गलत फैक्ट दिया है। तो इसमें क्या सही आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण या कि जो नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें किया जाता है। जैसे रात को देखने वाले कैमरे और रात को देखने वाली दूरबीन, जिनकी सहायता से हम रात में भी देख सकते हैं, तो वो कौन सी वेव्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए रेडियो तरंग यानी कि रेडियो वेव्स का, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव्स का, ऑप्शन सी अवरक्त तरंग यानी कि इंफ्रारेड वेव्स का, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अवरक्त तरंग है। यानी कि इंफ्रारेड वेव्स का ही यूज होता है नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि वो उपकरण जिनकी मदद से हम रात में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 के निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए 0 डिग्री पर वायु में, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी लकड़ी में। तो मैंने बताया था कि जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है, और जो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। तो यहाँ पर ठोस क्या लकड़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया, यानी कि लकड़ी में सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। मैक को देख के आप समझ गए होंगे कि मैक क्या है। तो मैक मैंने बताया था कि जो वायुयानों की जो गति नापते हैं वो मैक में नापते हैं, ठीक है। तो 2 मैक से उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी है। तो इसका एक सिंपल तरीका तो ये है कि 1 मैक में जितनी वायु की गति होती है उतना होता है, जैसे 332 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 वेग में कितना होगा 664 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। या फिर आप इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला ये है कि किसी भी वस्तु की जो चाल है v और जो ध्वनि का वेग है जो यहाँ जैसे 332 दिया, उसका जो अनुपात होता है वो मैक कहलाता है। तो इसमें कितना आ रहा है 2 मैक, तो इसे सॉल्व करके भी आप v की वैल्यू निकालेंगे तो 664 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लोहा। तो मैंने बताया आपको ठोस में सबसे अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लोहा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराश्रव यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किस प्रोसेस में किया जाता है, किस बायो प्रोसेस में किया जाता है। ऑप्शन ए सोनोग्राफी, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन सी ईईजी, ऑप्शन डी एक्सरे। तो अगर आपने कभी नाम तो सुना ही होगा, सोनोग्राफी हॉस्पिटलों में की जाती है पेशेंट्स की, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए सोनोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77। इससे पूछा कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में नहीं चल सकती। ऐसी कौन सी वेव्स हैं जो निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में नहीं चल सकती, यानी कि जिनको चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं, जो यांत्रिक तरंगें हैं, वो बिना माध्यम के नहीं चल सकती। अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी है, तो उसमें क्या है, जो ध्वनि है वो एक यांत्रिक तरंग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, यानी कि शून्य में नहीं चल सकती, ठीक है। हिंदी में आपको थोड़े वर्ड कठिन मिल सकते हैं, जैसे संचरण। तो संचरण चलना ही होता है, यानी कि गति करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि यदि VA, VW तथा VS क्रम से वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि का वेग है, तो इसमें से कौन सी समीकरण सही है। तो ये तीनों बता दिए, वायु, जल, इस्पात। तो सबसे अधिक किस में होगी, सबसे अधिक इस्पात में होगी। तो इस्पात क्या है VS, ठीक है। और सबसे कम वायु में होगी, और बीच में जल आएगा, तो बीच में क्या आएगा VW, और ये V क्या हो जाएगा एयर, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में होगी, तो सॉलिड की तरफ ये वाला बिगर देन का लगा देंगे, और ये भी ऐसे। तो इसमें जो आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी वाली जो समीकरण है वो नहीं, ऑप्शन ए वाली जो समीकरण है वो सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में पूछा गया कि ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। तो आप देखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ऑप्शन डी निर्वात से, यानी वैक्यूम में ध्वनि तरंगें ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी पुकर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो ये दो तो ऑटोमेटिक गलत हो गए, पुकर तो कुछ होता ही नहीं। रडार और सोनार की बात हो रही है, तो रडार में क्या रेडियो वेव्स का यूज होता है, ठीक है, और जबकि सोनार में साउंड वेव्स का यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी सोनार। सोनार किस लिए यूज होता है मैंने आपको बताया था। सोनार जो पानी के शिप्स हैं यानी पानी के जहाज हैं उनमें यूज होता है, नीचे जो समुद्र में किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा कि पराध्वनिक विमान यानी कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। कौन से नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? ऑप्शन ए संकरण तरंग, ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन डी ध्वनि बूम। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस टाइप की जो तरंग है वो पैदा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो वो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो इको साउंड है यानी जो ध्वनि वाली तरंगों का यूज होता है इको का, वो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है कि अकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? प्रकाश से, ध्वनि से, जलवायु से, ऑप्शन डी धातु से। तो जो अकॉस्टिक साइंस है वो ध्वनि से संबंधित है, यानी कि साउंड से रिलेटेड साइंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, यानी कि एक स्टैंडर्ड साउंड लेवल है, तो वो है कितना? बताओ क्या होगा इसमें? मैंने आपको बताया था कि जो जनरली 40 से 50 या 30, 40, 50 ये जनरल होता है सामान्यतः आवाज़ में बात करने का, जबकि जो स्टैंडर्ड है वो 60 डेसिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट, और जो इससे ऊपर है ना 60 डेसिबल से 90, 120, 100 डेसिबल, ये सारे शोर हैं, ये नॉइस बोला जाता है इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा कि निगमन यानी कि डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी क्वासर, ऑप्शन डी संबंध। तो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन से ही बताता रहा हूँ, सोनार का ही यूज किया जाता है पानी में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा है कि मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि डर को दूर कर सके। ऑप्शन दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, ऑप्शन सी अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जैसे आप भी खुद फील कर सकते हैं, जैसे आप अपना मुंह खोलेंगे तो जो दोनों कान हैं उनके जो पर्दा है अंदर उस पर जो वायु का प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है ऐसा करने से, जिसकी वजह से जो कानों के पर्दे को तेज़ आवाज़ से नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।